हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम हिस्ट्री क्लास 8th का यूनिट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर, कि कब, कहाँ और क्या हुआ। आइए जानते हैं। पहला टॉपिक है इसमें हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। जैसे हम सभी को होता है कि हिस्ट्री तो बोरिंग है, वो तो डेट्स के ऊपर बेस है, ये हमें सारी डेट्स याद करनी पड़ेंगी। तो है लेकिन हिस्ट्री डेट्स के ऊपर बेस, लेकिन उसमें हमें मेनली क्या पता चलता है कि जो चेंजेस हुई हैं हमारे पास से लेकर हमारे प्रेजेंट तक क्या कुछ हुआ है, वो हमें कैसे पता चलता है, हमारी हिस्ट्री से। जो हिस्ट्री होता है वो एक तरह का हम सिनोनियम कह सकते हैं कि वो डेट्स का सिनोनियम है। मतलब हिस्ट्री सेम है जैसे डेट्स होती हैं। हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस अक्कर ओवर टाइम। जो चेंजेस होते हैं ओवर टाइम्स में, अभी जैसे जो भी आज के दिन में जो कुछ हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी एक तरह के कल के लिए हिस्ट्री बन जाएगा। इन हिस्ट्री वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। सिंपली हम कह सकते हैं कि हम बिफोर एंड आफ्टर के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझें तो जैसे हाउ टी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। हमें पता है कि जो टी है वो इंडिया की रही है, जो हम चाय पीते हैं वो इंडिया से नहीं बनी, वो उसके भी पीछे एक हिस्ट्री है। तो हम इस चैप्टर में जो हो सके मैं एक और वीडियो बना दूँगी, उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे और एग्जांपल हैं जैसे लाइफ बिफोर रेलवेज़ एंड रोड्स, कि जब रेलवेज़ वगैरह नहीं थी, रोड्स वगैरह नहीं थे, तब जो पीपल थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करते थे। ये तो आपको भी पता होगा, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स ने आपको बताया होगा। सो ये क्या होता है, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है कि जो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। अब हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में कौन सी डेट्स याद कर रही हैं। जैसे अगर हम कहें कि किसी रूलर्स की हो गई, किसी किंगडम की हो गई कि कब से लेकर कब तक वो किंगडम इस्टेब्लिश रहा, किसी रूलर की हो गई जैसे वो कब अपनी पावर में आया और कब उसने अपनी पावर छोड़ा, या कब उसकी डेथ हुई, कौन कौन से उसने पॉलिसीज़ वगैरह, कौन कौन से उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह अपनी प्रजा पर इम्प्लीमेंट किए, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, डेट्स में पढ़ते हैं। जैसे गवर्नर जनरल्स हो गए, हेस्टिंग, डलहौजी, इनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली कि इनका रूल इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और इन्होंने अपने रूल में क्या कुछ किया। वैसे तो ये कौन है, ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने इंडिया पर रूल किया था। नेक्स्ट है हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब कि हम हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि ये चीज़ बहुत पुरानी है, ये अभी कुछ सालों की है और ये चीज़ अभी रिसेंटली अकर हुई है। तो हम जो हिस्ट्री को है डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, जहाँ हम कह सकते हैं कि एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम हिस्ट्री के जो टाइम होता है ना, ग्लिम्पसेस होती हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब जो हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन है वो दो तरीक़ों से हुई है। एक ब्रिटिशर क्लासिफिकेशन, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्लासिफाई किया। जैसे इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर। कि जो ब्रिटिशर्स था जिसका नाम था जेम्स मिल, एक इकोनॉमिस्ट भी था, वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था। उसने इंडिया की हिस्ट्री को, जो मतलब ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री थी ना, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे इंडिया में, तब उसने अपनी बुक में जो अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, इसमें इंडिया को 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। जैसे हमको पता है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम और भी कई जाति से हैं जो रहती हैं,
और उस वक्त कौन थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स थे। तो जो जेम्स स्कॉटिश है, इसने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हिंदूज़ के लिए, एक मुस्लिम की हिस्ट्री और एक ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री, कि हिंदूज़ का पास्ट क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, मुस्लिम्स की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे अपनी किंगडम्स को चलाते थे, उनके कौन कौन से रूलर्स थे, कौन कौन से उसके किंग्स थे, हिंदू के कौन कौन से किंग्स थे, कौन कौन से राजास थे। और ब्रिटिशर्स कब इंडिया में आए और उन्होंने अपना कब रूल है जो इंडिया में स्टार्ट किया, वो सब कुछ जेम्स मिल ने अपनी बुक में लिखा है। अकॉर्डिंग टू मिल, ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। जो जेम्स मिल हैं वो लिखते हैं कि जो एशियन है ना, वो जो हमारे इंडिया भी एशिया का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का, तो उसने इसमें डिस्कवर किया है, लिखा है कि जो हमारी एशियन सोसाइटीज़ हैं वो यूरोप की सिविलाइजेशन से, मतलब कि जो हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन है वो यूरोप से कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। ये मेन पॉइंट है जो इसने अपनी बुक में लिखा था, हाईलाइट कह सकते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन क्या होगी? एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। जो हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जेम्स मिल के द्वारा जो की गई थी, वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर थी, कि जब वो रूल कर रहे थे इंडिया में, तब उनको क्या कुछ देखने को मिला, हिंदूज़ की हिस्ट्री, मुस्लिम की हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री, तो उसने उस तरीके से इंडिया की क्लासिफिकेशन है जो की थी। और अभी जो ये वाली क्लासिफिकेशन है, ये हम टाइम पीरियड्स के हिसाब से कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि हाउ टू प्रोडाइज हिस्ट्री। तो इसके भी 3 क्लासिफिकेशन है, पहली एंशिएंट, सेकंड मिडिएवल एंड थर्ड मॉडर्न। एंशिएंट होती है पुरानी, मतलब जो बहुत पुरानी हो, 4-5 हज़ार साल पहले की हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मिडिएवल होती है जो इन मॉडर्न और एंशिएंट के बीच का समा हो, जैसे हम कह सकते हैं किसी एक सेंचुरी के बीच में क्या कुछ हुआ तो वो मिडिएवल हो गई, लेकिन जो एक सेंचुरी के पहले हुआ वो एंशिएंट थी, मतलब 1 सदी से पहले जो कुछ हिस्ट्री में अक्कर हुआ वो उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कहेंगे, और जो कुछ 1 सेंचुरी के बीच में हुआ उसको हम मिडिएवल हिस्ट्री बोलेंगे। और मॉडर्न होती है कि जो अब हिस्ट्री बनने जा रही है, जो हिस्ट्री अब बन रही है वो मॉडर्न होगी, जो अब के तरीके से बनती है। जैसे पहले एंशिएंट में क्या होता था, मैनोस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखी जाती थी। मिडिएवल में थोड़े से कॉइन्स वगैरह, पेपर वर्क आ गया। और मॉडर्न में अब क्या है कि जो मतलब हिस्टोरियंस हैं वो अपना सारा रिकॉर्ड्स वगैरह म्यूज़ियम्स वगैरह में कह सकते हैं वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। कोई इंटरनेशनल बुक्स होती हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाता है हिस्टोरियंस की। और हम बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो हिस्ट्री है मॉडर्न वे की, वो ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड है, कि हम ऑनलाइन जाकर किसी भी रिसोर्स को स्टडी कर सकते हैं। नो डाउट कि एशियंट और मिडिएवल हिस्ट्री भी हमें वहाँ से मिलती है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो तुरंत का रिकॉर्ड हिस्टोरियंस द्वारा इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, और जो इससे 2-3 साल पहले, 50 साल पहले का था, वो मतलब हम कह सकते हैं कि 1947 के बाद हमारी मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो शुरू हो गई थी। अब क्लासिफिकेशन तो हमने कर ली, लेकिन वो भी इतनी आसान से नहीं होती, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जो ये पीरियडाइजेशन है ये वेस्ट से आई है, मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा जो ये क्लासिफिकेशन है हिस्ट्री की, ये की गई है। जैसे मॉडर्न पीरियड जो है वो एसोसिएट किस चीज़ के साथ करता है कि जब मॉडर्निटी आई, जो वेस्टर्न कल्चर है जो वो अडॉप्ट होने लग गया हमारे इंडियन कल्चर्स में या और कल्चर्स में, हम कह सकते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन की थोड़ी सी शुरुआत हुई थी तब वो मॉडर्न पीरियड था जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ। जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये सब जो टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। जैसे साइंस, नो डाउट कि एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिएवल हिस्ट्री में साइंस विज्ञान होता था, लेकिन जितना
साइंस को आज की दुनिया अडॉप्ट करती है, मानती है, उसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करती है, उतना तब नहीं था। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी आपको पता है कि हमारी फ्रीडम की जो फाइट थी उसके बाद हमें कहीं जाकर डेमोक्रेसी मिली। तो ये डेमोक्रेसी भी हमारे लिए 1947 के बाद का कंसेप्ट है। लिबर्टी और इक्वालिटी भी हमें फ्रीडम के बाद मिली हैं, तो ये भी मॉडर्न कंसेप्ट हुए। और मिडिएवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिडंट एग्जिस्ट। अब हमने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में तो पढ़ लिया कि मॉडर्न पीरियड में हमें क्या क्या कंसेप्ट थे। जब मॉडर्न पीरियड कहाँ से आया है, जैसे वेस्ट से आया है, ये मेन बात है, आप याद रखना। और जो मिडिएवल हिस्ट्री होती है वो वाली सोसाइटी होती है जिसमें मॉडर्न सोसाइटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जिसमें मॉडर्न सोसाइटी को कोई फीचर ही नहीं होती। जैसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट हैं, ये मिडिएवल हिस्ट्री में हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस हैं वो ब्रिटिश पीरियड को कैसे रेफ़र करते हैं कि ये कॉलोनियल पीरियड है, बिकॉज इन दिस रूल पीपल नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस टुक प्लेस। अभी जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं कि जो क्लासिफिकेशन की गई है जेम्स मिल द्वारा, वो मिडिएवल, मॉडर्न और ब्रिटिश के पीरियड की गई है, जो हम कह सकते हैं ब्रिटिश, मिडिएवल और मॉडर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो अभी की हिस्ट्री है जिसमें साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी वगैरह हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, ऐसे राइट्स को हम फॉलो करते हैं। मिडिएवल वो होती है जिसमें ये मॉडर्न कंसेप्ट होते ही नहीं है। और जो ब्रिटिशर्स हिस्ट्री है इसको सम हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ये कॉलोनियल हिस्ट्री है, जिसमें पीपल्स को कोई इक्वालिटी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी और उनकी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं थी, मतलब उनकी कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं हो रही थी। तो इसको हम ब्रिटिश पीरियड में इंक्लूड करते हैं क्योंकि तब ब्रिटिशर्स का खुद का रूल था, जिन लोगों पर वो रूल कर रहे थे उनके लिए डेमोक्रेसी, फ्रीडम वगैरह नाम की तब कोई चीज़ ही नहीं थी। ये डेमोक्रेसी, लिबर्टी हमें कब मिली है? जब मॉडर्न हिस्ट्री एस्टेब्लिश हुई है, जब फ्रीडम हमें मिली है। अब कुछ के टर्म्स हैं इस यूनिट में, थीम में, जो आपको जाननी चाहिए। आपके एग्ज़ाम बेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ में 2 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन में बन सकती हैं। जब आप अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी करोगे ना तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जैसे फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का वैसे मतलब क्या होता है? प्रशासन कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाने के लिए प्रशासन होता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आपके स्कूल्स में भी होगा, आपके कॉलेजेस में भी होगा। सो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स और गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है जो लोगों के अफेयर्स को, लोगों के कामों को और सरकार के कामों को मैनेज करती है, ठीक है। जैसे हम टैक्स डिपार्टमेंट कह देते हैं, हम कोई पब्लिक सेक्टर कह देते हैं जिसमें पब्लिक के लिए कोई ना कोई काम हो रहा है, जैसे बैंकिंग हो गया, एंड और भी एग्जांपल्स हैं। आर्चिव्स क्या होते हैं? आर्चिव्स बेसिकली एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है। इसकी अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। आर्चिव्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्लेसेस के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में और ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में कि कहाँ पर क्या हुआ, कौन सा इंस्टीट्यूशन था, कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल था जिनके साथ कोई भी हिस्ट्री में कोई घटना वापरी है, जहाँ हम और भी कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने कोई इतिहास रचा हो, उन्होंने कोई गुड थिंग की हो, वो सब किस चीज़ में रिकॉर्ड है? आर्चिव्स में रिकॉर्ड है। और थर्ड टर्म है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है इट इज़ रेफर टू द प्रीडेटर, मॉडर्न पीरियड और बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम। कंटेम्प्रेरी होता है कि अब क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम क्या है हमारा, उसको हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट है क्लोनलाइजेशन। क्लोनलाइजेशन बेसिकली कब था, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो हम उन्हें कॉलोनियल रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लोनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ सेटिंग अमंग एंड एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द इंडिजिनस पीपल ऑफ एन एरिया, कि जहाँ पर वो लोग एग्जैक्ट रहते हैं उस एरिया को छोड़ कर आकर वो किसी और देश में, किसी प्लेस में, किसी कम्युनिटी में आकर अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपने आप को स्थापित करें और अपना धीरे धीरे कंट्रोल है जो उन लोगों पर बढ़ाने लग जाएं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था कि वो पहले किस मोटिव से आई थी कि उन्होंने ट्रेड करना है सिर्फ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना जो बिज़नेस है, अपना जो व्यापार है, वो इधर ही इस्टेब्लिश कर लिया था और धीरे धीरे उन्होंने अपने रूलर्स के साथ, किंग्स के साथ कुछ ना कुछ ट्रीटीज़ वगैरह, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करवाए और धीरे धीरे अपना कंट्रोल है जो वो हमारी कंट्री पर करना शुरू कर दिया था। ओके, और इससे वो क्या हो गया, कॉलोनलाइजेशन पीरियड बन गया, कॉलोनियल पीरियड बन गया, कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना रूल करना शुरू कर दिया था। अब डिबेट क्या होती है, फॉर्मली अगर मैं बताऊं तो डिबेट होती है कि किसी एक टॉपिक पर गंभीर चर्चा कह सकते हैं कि जिस टॉपिक पर हमने उसका फेवर और उसके नेगेटिव पॉइंट दोनों देखने हो। तो एक तरह की, अगर हम फॉर्मल वे से बात करें तो ये एक तरह की डिस्कशन है किसी पब्लिक मैटर के ऊपर, जिससे हमारी जो जनता है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या उनका नुकसान होगा। जो हम पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी पॉलिसी वगैरह, कोई रूल वगैरह लॉन्च करते हैं, और आपने भी देखा होगा राज्यसभा लोकसभा में डिबेट होती है, वो इसी टॉपिक्स को लेकर होती है कि अगर कोई रूल, कोई लॉ, कोई बिल पास किया है उसके ऊपर जो डिबेट होती है उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और उससे आगे है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है जो स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ सोसाइटीज़ रिसोर्सेज एंड इट्स प्रोडक्शन और आउटपुट। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स एक एक्सपर्ट होता है, एक प्रोफेशनल इंसान होता है जो एक तरह से स्टडी करता है। जैसे अभी आप हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो ना, ऐसे जो इकोनॉमिस्ट होता है ये स्टडी करता है रिलेशनशिप, किस चीज़ों में, दो चीज़ों में। एक सोसाइटी में, जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं जिससे उन्होंने अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करना है, जिससे उन्होंने अपनी डेली नीड्स पूरी करनी है, और प्रोडक्शन के बीच में जो प्रोडक्शन होनी है किसी प्रोडक्ट्स की, किसी सर्विसेज की, जिसके लिए हम कह सकते हैं जो कस्टमर की नीड होती है। इकोनॉमिस्ट इन दोनों चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे कितने रिसोर्सेज हैं और इससे कितनी प्रोडक्शन है वो हो सकती है, और कितने लोगों की जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो सकती है। ये सब किसका काम है, इकोनॉमिस्ट का काम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिस्ट का हिस्ट्री में क्या रोल हुआ। इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर हम कहें कि कोई रिकॉर्ड्स वगैरह इन्होंने स्टडी करने होते हैं, उनमें कोई ऐसा रिकॉर्ड आ जाता है जो इकोनॉमिकली हो, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, जिसमें हमें अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ वगैरह जो हिस्ट्री में लोग थे उनकी चेक करनी हो, तो इकोनॉमिक्स ही बता सकते हैं कि इस टाइम पर कितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे और कितने का प्रोडक्शन है जो वो होती थी। और उसके आगे आ गया हिस्टोरियन। हिस्टोरियन कौन होता है? बेसिकली जो ये हिस्टोरियन है ये एक एक्सपर्ट होता है जिसने स्टडी की होती है हिस्ट्री की। स्पेशली मतलब हिस्टोरियन कौन होता है? जो हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी किया होता है, जिसने हिस्ट्री को डीपर स्टडी से समझा होता है, एक्सपेरिमेंट किया होता है, उस पर कोई रिसर्च वगैरह की होती है। स्पेशली दैट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, जोग्राफिकल रीजन और अ सोशल फिनोमेना। हिस्ट्री में क्या पढ़ा होता है उसने? कुछ जोग्राफिकल रीज़न के बारे में कि उसकी कब ये जो एरिया है
इस्टेब्लिश हुआ और कौन कौन से फिनोमेना ऐसे थे, सोशल फिनोमेना जिसमें अक्कर हुए। जैसे अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पा क्या है, एक जोग्राफिकल एरिया है, और सोशल फिनोमेना क्या होगा कि उस एरिया में क्या कुछ हुआ, कौन से लोग रहते थे, कैसे रहते थे, उनके घरों का डिज़ाइन कैसा था, वो पानी वगैरह का सिस्टम कहाँ से करते थे, उनका सीवरेज का सिस्टम कैसा था, और वो खाना क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब कौन स्टडी करता है, हिस्टोरियन स्टडी करता है। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर बाय कॉन्क्वेस्टिंग ऑफ कॉलोनीज। इम्पीरियलिज्म बेसिकली, अगर मैं आपको छोटा सा समझाऊँ, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इम्पीरियलिज्म हम उस वक्त को कहते हैं जब कोई किंग रूल कर रहा होता है। अब ये तो नहीं है किंग एक जगह पर बैठकर रूल करेगा, वो क्या करेगा, अपने आसपास के जो एम्पायर्स होते हैं ना, किंगडम्स होते हैं, उनको कॉन्क्वेस्ट करेगा। कॉन्क्वेस्ट मतलब अपने कब्जे में करेगा। अब वो कैसे भी कर सकता है, कोई ट्रीटीज़ वगैरह साइन करवा सकता है। बेसिकली अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो किंग्स होते हैं वो बैटल्स करके जो अपने जो अपोजिट का किंग होता है उसका जो राज भाग है वो छीन लेते हैं और उनके पीपल छीन लेते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, एम्पीरियलिज्म में आ जाएगा। अब म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम होता है जहाँ पर हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट्स वगैरह रिकॉर्ड किए गए हों। हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े लेवल्स पर हैं ना जो वो म्यूज़ियम्स हैं, जहाँ पर हमें हमारे पास्ट की और मतलब इससे भी पीछे एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री दोनों देखने को मिल जाएंगी। ये एक तरह की बिल्डिंग होती है जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो कल्चरल इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पुराने समय के क्लोथ्स, फूड, बर्तन कह लो, यूटेंसिल्स कह लो, ज्वेलरीज वगैरह कह लो, वो स्टोर होती हैं। एक तरह का एग्जीबिशन की तरह होती हैं जो इस जैसे वहाँ पर कोई लोग घूमने जाते हैं तो उनको पता चलता है, शीशों में जड़ी होती हैं बेसिकली इसी। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है द सिस्टम ऑफ रिजिड एलिगेंस, डिवोशन एंड लॉयल्टीज टुवर्ड्स वन नेशन। नेशनलिज्म में हम कह सकते हैं कि उस देश के लोग जो उस देश में रहते हैं, मतलब वो लोग, उनकी लॉयल्टी और उनकी डिवोशन, कि वो अपने देश को कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं, उनके अंदर कितनी देश भावना है। ठीक है, वो किस में आ जाएगा, नेशनलिज्म में आएगा। और जो लोग नेशनलिस्ट होते हैं वो नेशनलिज्म में आते हैं। ऐसे लोगों को मतलब नेशनलिस्ट कहा जाता है। पीरियोडिशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लासिफाई करता है हिस्ट्री को, और अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझें तो ये क्या है, द प्रोसेस और स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड नेम्स ब्लॉक्ड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड एनालाइज ऑफ हिस्ट्री। जिसमें हम पास्ट को, है ना, जो बीत चुका समय है हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्रीज़ में, उसको पास्ट है ना जो हमारा, उसको हम डिस्क्रीट करते हैं। डिस्क्रीट क्वांटिफाइड मतलब कि हम उसको डिवाइड करते हैं कि कौन सा वक्त मिडिवल था, कौन सा वक्त एंशिएंट था और कौन सा वक्त मॉडर्न था, और जो अब चल रहा है वो प्रेजेंट है। ठीक है। सब्जुगेशन क्या होती है? नेक्स्ट टर्म है हमारी द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन एंड कंट्रोल। सब्जुगेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी किंग को या किसी एक इंसान को अपने कंट्रोल के अंदर, अपने डोमिनेंस, अपने पावर के अंडर ले आते हैं, तो वो एक तरह का क्या होता है, एक्शन होता है जो हमने किसी और लोगों पर किया होता है। इसी एक्शन को हम सब्जुगेशन कहते हैं। और उससे आगे है सर्वे। सर्वे क्या होता है? एग्जामाइन एंड रिकॉर्ड द एरिया एंड फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड so as to construct a map, plan or description.
सर्वे होता है जिसमें हम एग्जामाइन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी एरिया, मतलब किसी एरिया की स्टडी करते हैं कि उसमें कौन से फीचर हैं, कैसे लोग हैं, उनका खाना पीना कैसा है, वहाँ पर कितने लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, ये सब क्या होता है, सर्वे होता है। और एक तरह का हम कह सकते हैं जो इंसान सर्वे करता है उसके बाद इस सर्वे के मेन पॉइंट्स, मेन फीचर्स को वो एक मैप प्लान में जो है वो डिवर्ट कर देता है, जिसको वो डिस्क्रिप्शन में, मतलब ना एक तरह का ब्रीफ में फिर आगे जाकर हम कह सकते हैं इंटरनेट पर पोस्ट करता है, किसी सर्वे पर पोस्ट करता है, किसी सरकार के लिए अगर वो काम कर रहा है तो वो सरकार के लिए वो उस सर्वे को कंडक्ट करते हैं। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं सो आप समझिए। जैसे 1713 में क्या हुआ, वारन हेस्टिंग था जो, वो एक इंग्लिश स्टेट्समैन था, वो हमारे इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना। हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम में गवर्नर जनरल कब बना था, 1713 में। कौन बना था, वारन हेस्टिंग। ओके, 1782 में क्या हुआ, जेम्स रेनल्ड प्रोड्यूस द फर्स्ट मैप। 1782 में जेम्स रेनल था जो, उसने पहला मैप है वो प्रोड्यूस किया था। और आगे 1817 में क्या हुआ था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ मैसिव 3 वॉल्यूम वेव was introduced by जेम्स स्मिथ, कि 1819 में जो एक बुक थी, मैं आपको पीछे स्टडी में जो हम नोट्स स्टडी करके आए हैं उसमें भी बताया था कि जेम्स मिल द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, वो एक मैसिव बुक थी जिसमें उसने इंडिया को मतलब डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। वो बुक उसने 1819 में इस्टेब्लिश की थी। और 1820 में क्या हुआ, द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप। मेरा कहने का यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है कि 1920s में जो आर्चिव्स होते हैं, हम पीछे स्टडी करके रहे हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, वो कब मतलब नेशनल लेवल पर जाने लगे इंडिया के, 1920 में। अब कुछ मॉडर्न एज के फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिखने को आ जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो आप उसमें क्या लिखोगे कि जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, जब इक्वालिटी और फ्रीडम लोगों को मिली, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू हुई। अब पहला पॉइंट इसमें यही है कि ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन मीन्स लोकतंत्रता की शुरुआत, लोकतंत्रता के लिए वगैरह लोगों के मनों में जो थे उनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, वो निकलकर सामने आने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलोड बाय इम्पीरियलिज्म को हटाकर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शुरू हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं हम, कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हुई जिसमें जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ थे, जो हमारे लोग थे उस वक्त के, उनको जॉब्स वगैरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिली। और थर्ड है ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़। विज्ञान की जो स्थापना है वो भी 1920 में के बाद, और हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एज में शुरू हुई अच्छे तरीके से। नो डाउट कि उसके पहले भी थी, लेकिन अच्छी तरीके से जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं वो सामने कब आने लगी, मॉडर्न एज में। राइज ऑफ ह्यूमनिज़म, इंसानियत की भावना मतलब थोड़ी सी हाई हुई है मॉडर्न एज में। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर, अर्बन होते हैं शहरी, मतलब जो शहरी इलाके हैं उनकी भी ग्रोथ कब हुई, मॉडर्न एज में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल।
कि हमने जो आर्चिव्स वगैरह, कोई रिकॉर्ड्स वगैरह हम स्टडी करते हैं, उनमें हमें हिस्ट्री के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम उन रिकॉर्ड्स में से स्टडी नहीं कर पाते। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, और क्लास में अगर कोई मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें भी। पहला है व्हाट अदर पीपल फेल्ट इन कंट्री व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, कि हम रिकॉर्ड्स में ये तो पढ़ लेते हैं कि ये वाली रेवोल्यूशन अब हुई, इस टाइम पर इतने लोग मारे गए, ऐसे मारे गए, रिवॉल्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन हम रिकॉर्ड्स में ये स्टडी नहीं कर पाते कि लोगों पर उस वक्त क्या बीती। जैसे 1947 की बात करें तो उसमें हम हिस्ट्री में बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि डिवीज़न हुई है, कि लोग इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, चलो नो डाउट कि हमें ये भी पता लगता है कि बहुत उस रिकॉर्ड्स में लिखा आता है कि इतने लोगों के घर हैं, वो अपने घरों से बिछड़ गए, वो अपने परिवारों से बिछड़ गए, लेकिन एग्जैक्टली पीपल्स क्या फ़ील करते हैं ये किसी भी जो हिस्ट्री है उसमें बहुत कम लिखने को, जब पढ़ने को मिलता है, स्टडी करने को मिलता है। ठीक है, और आगे है सोर्सेस ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स। और कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के तौर पर तो नहीं लिखे गए, लेकिन हमें उनसे भी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। जैसे जो ये मेन टर्म मैंने लिखी है सोर्सेस ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड, आपको अपने एग्ज़ाम्स में अगर कहीं पर भी ये टर्म्स लिखी हुई मिल जाती हैं तो आप उसमें यही लिखेंगे जो भी मैं आपको बता रही हूँ। पहला, डायरीज़ ऑफ पीपल। डायरीज़ ऑफ पीपल, अब देखो ये कोई गवर्नमेंट तो है नहीं कि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये डायरीज़ हैं पीपल्स की जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको मिली, जिससे वो लोगों के बारे में, लोगों की लाइवलीहुड के बारे में स्टडी करते हैं। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज एंड ट्रैवल्स, जब उस समय में कोई पिलग्रिमेज था, कोई मंदिर थे, कोई मस्जिद थे, या कोई वैसे स्तूपास वगैरह थे, तो वहाँ से जो अकाउंट्स मिले हैं, जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उस टाइम के लोगों के, उस टाइम के ह्यूमन्स वगैरह के, जो वो हम कह सकते हैं भक्ति करते थे जिस तरीके की, वो हमें कहाँ से मिले हैं, पिलग्रिमेज साइट से। ऑटोबायोग्राफीज़ कह लो, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी एक इंसान की पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, कि किस टाइप का इंसान था उस वक्त। पीपल्स को और क्या मतलब हम कह सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को रिकॉर्ड करते थे, अपने इंस्पिरेशंस को, अपनी लाइफ को। तो एक और पॉइंट है जिसमें है पॉपुलर बुकलेट्स इन द लोकल बाज़ार, कि हमें लोकल बाज़ार होते हैं, जैसे हमारे मार्केट्स होती हैं, हमारे भी यहाँ पर बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, तब भी कुछ ना कुछ बुकलेट्स वगैरह हमें वहाँ पर दिखी, और जो आज भी हम अगर मार्केट वगैरह में जाएं तो हमें दिख जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, पंजाब का इतिहास, इंडिया का इतिहास, सो ये क्या हैं, इम्पॉर्टेंट बुकलेट्स हैं जिसमें हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में स्टडी करने का मौका मिलता है, जहाँ हम स्टडी करते हैं। और क्या हो गया, न्यूज़पेपर। जैसे बहुत से न्यूज़पेपर हैं जो बहुत पुराने हैं, हमारे रेवोल्यूशन के टाइम्स में भी न्यूज़पेपर चल रहे थे, जिससे लोगों को एक दूसरे तक खबर है वो जो पहुंच जाती थी कि कौन कब क्या कर रहा है, कौन सा रेवोल्यूशन चल रहा है, आगे उनके क्या प्लान्स हैं। ठीक है, रिटन आइडियाज़ ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, जब उस वक्त कोई लीडर थे, कोई रिफॉर्मर्स थे जो चेंज लाना चाहते थे, उनके कुछ ना कुछ आइडियाज़ वगैरह जो वो चाहते थे कि ये हमारी सोसाइटी में चेंज हो, तो ऐसे आइडियाज़ वगैरह हमें रिटन में प्रोवाइड हुए हैं, रिटन में मिले हैं। इसमें भी हम कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शंस वगैरह आ सकती हैं, क्योंकि उन पर भी तो जो हमारे रूलर्स थे वो रूल्स एंड रेगुलेशन ही लिखते थे ना। आगे, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोइट्स एंड नोवेलिस्ट,
जो उस वक्त के कवि थे, नावलकार थे, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड्स में, अपने बुक्स में, अपने नॉवेल्स में कुछ ना कुछ हिस्ट्री के रिलेटेड जो कुछ उस वक्त चल रहा था वो लिखा था। तो वो भी हमें एक तरह का रिटन रिकॉर्ड है जो प्रोवाइड हो रहा है। अभी ये तो हो गए सोर्सेस, लेकिन अब इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे प्रोड्यूस्ड बाय लिटरेट। अब ये तो नहीं है कि हर एक इंसान ही डायरी लिखता होगा। जो इंसान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वही डायरी लिखेगा, जिसको उसकी इच्छा होगी कि मैंने डायरी लिखनी है। तो इसलिए ये डायरीज़ वगैरह का काम है, ये भी कुछ लोग ही करते थे। हार्ड टू फाइंड मतलब कि हमें ये ऐसे कुछ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हम कैसे, अगर किसी का कोई पुराना घर हो वहाँ से कह लो। अब बुक्स वगैरह हैं तो ये क्या है, अगर मिट्टी वगैरह में दब जाती हैं तो वो क्या है, गल ही जाएंगी ना। तो ऐसे हमारे लिए बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं, जिनके बारे में अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है। अनदर इज़ ड्यू टू subjective aspect. These records may reflect bias, revised perspectiveness, limited range of warmer and feeding memory and recollection. अभी जो बात मैंने बताई कि हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी वो डायरी लिखेगा, या फिर कोई रिकॉर्ड्स वगैरह जो कलेक्शंस हैं वो कम हुई हों, कोई जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्टिंक्ट हो गए हों, हम कह सकते हैं कि मिट्टी में मिल गए हों, ठीक है। तो हमें उस चीज़ से भी हम क्या हैं, सुरखरू हैं कि हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं चला। अब अनऑफिशियल रिकॉर्ड और ऑफिशियल रिकॉर्ड दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन क्वेश्चन है। जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड हैं ये रिटन बाय ब्रिटिशर्स ऑफिशियल, ये ब्रिटिशर्स सॉरी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड है नहीं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है इस तरफ जहाँ पर अनऑफिशियल लिखा है। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं पहले आप वो सुनिए। जो ऑफिशियल होते हैं वो कौन से होते हैं? सरकारी रिकॉर्ड। सरकारी रिकॉर्ड होते हैं वो लोगों के द्वारा तो नहीं लिखे जाएंगे, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखे जाएंगे। ऑफिशियल्स होते हैं जो मतलब हमारे कह सकते हैं कोई गवर्नर्स हो गए, कोई क्लर्क वगैरह हो गए, कोई राइटर्स वगैरह हो गए, उनके द्वारा लिखे जाएंगे जो सरकार के लिए काम करते हैं। जैसे लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, प्लान्स हो गए, पॉलिसीज़ वगैरह हो गई, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं। और अनऑफिशियल रिकॉर्ड कौन से होते हैं? जो ऑफिशियल्स के द्वारा ना लिखे जाते हों, जैसे डायरीज़ हो गई, ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई, ट्रैवलर रिकॉर्ड्स हो गए, बुकलेट्स वगैरह हो गई, जो खुद एक इंडिविजुअल इंसान लिखता है अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो पूरी पीपल्स के लिए लिखे जाते हैं, जैसे लेटर्स वगैरह हो गए, पॉलिसीज़ वगैरह हो गई, कोई रूल्स वगैरह हो गए। थैंक यू। ये एक पूरी यूनिट क्लास 8 की है जो भी हमने स्टडी की है। आप इसको अच्छे से समझिए, नोट्स प्रोवाइड है, नोट्स को राइट डाउन कीजिए और जितना हो सके उतना स्टडी कीजिए, ताकि आप सब लोग अपनी स्टडीज़ में ग्रोथ कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें और अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सकें। थैंक यू कि आपने मुझे इतनी पेशेंस से सुना।